नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वाई आयुर्वेद में आज हम शेयर कर रहे हैं योगा रूटीन। हर किसी को योग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन योग कैसे करें, कितना करें, क्या करें, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। इसी के लिए आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं ऐसा योगा रूटीन जो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। योग करने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह का होता है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर पेट साफ होने के बाद योग करना चाहिए। योग करने से पहले या योग करते समय केवल पानी पीना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। योग करने के लिए सबसे अच्छा तो है कि अगर आप किसी खुली जगह पर योग करें, लेकिन अगर आप किसी खुली जगह पर योग नहीं कर सकते हैं तो किसी हवादार कमरे में योग करना चाहिए। योग करने के लिए बंद कमरा नहीं लेना चाहिए और योग करने के लिए आप किसी कॉटन की दरी, चटाई या फिर चादर का प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो एक फॉलो अलोंग वीडियो है, इसलिए आप इसे मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले योग करने में सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। जैसे किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही योग करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जकड़ाहट होती है। इसलिए इस जकड़ाहट को कम करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत सबसे पहले एड़ियों से होती है, एंकल जॉइंट से। इसके लिए एंकल जॉइंट को नीचे की तरफ मोड़ना, ऊपर की तरफ मोड़ना, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, और उसके बाद दोनों तरफ इसे घुमाना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दोनों पैरों में एक एक करके इसे करेंगे। इसके बाद हम नी जॉइंट का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसके लिए नी जॉइंट को मोड़ना, खोलना, मोड़ना, खोलना। अब झटके से मोड़ेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे। दोनों पैरों से ये प्रक्रिया 3-3 बार करनी है। अब कमर के लिए करेंगे, जिसके लिए हम कमर का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। इसके साथ ही हिप जॉइंट का रोटेशन भी साथ में होता है, इसलिए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जो बैक के जॉइंट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए बैक बेंडिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होते हैं। इसके लिए हम अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। अर्ध चक्रासन करने के लिए दोनों हाथों को कमर पर पीछे की तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ झुकते हैं। इससे हमारे जो बैक के जॉइंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। और अब हम कटी चक्रासन करेंगे, यानी कि साइड टर्न करेंगे। इसके लिए राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड को कमर पर पीछे की तरफ रखते हुए राइट साइड में पीछे की तरफ देखेंगे। दोबारा से राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ और पीछे की तरफ देखेंगे। इसके बाद रिस्ट जॉइंट का सूक्ष्म व्यायाम। रिस्ट जॉइंट का रोटेशन भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए अंदर की तरफ रिस्ट जॉइंट को घुमाएंगे और बाहर की तरफ घुमाएंगे। इसके बाद उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, इसलिए उंगलियों के सारे जॉइंट का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन हो जाता है। अब एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के लिए मैंने इसमें 3 तरह के आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं। आप तीनों तरीके के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसके लिए बाहर की तरफ रोटेशन करना और अंदर की तरफ रोटेशन करना, इसलिए इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। हाथों को शोल्डर पर रखते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए अंदर की तरफ मोड़ते हैं, बाहर की तरफ मोड़ते हैं। अब नेक की एक्सरसाइज करने के लिए नेक को आगे की तरफ मोड़ना है, पीछे की तरफ मोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड रोटेशन। एक बार फिर से आगे की तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और अब पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसके बाद ओवरहेड एब्डक्शन करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, उल्टा करते हुए ऊपर की तरफ ही देखेंगे। ये साथ में जो बैक के जॉइंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, नेक के जॉइंट्स के लिए भी अच्छा होता है। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य की ओर नमस्कार करते हैं। सबसे पहले इसमें 12 आसन होते हैं। पहले आसन में नमस्कार आसन करते हैं। दूसरा आसन होता है अर्ध चक्रासन, जिसमें हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए बैक को बेंड करते हैं। अब पाद हस्तासन, हाथों को नीचे पैरों की तरफ लाते हैं और पूरा झुक जाते हैं। एक पैर को पीछे ले जाते हुए ऊपर की ओर देखते हैं। अब पर्वतासन करते हैं। पर्वत की तरह अपने आप को मोड़ देते हैं।
अब इसके बाद सर्वांग आसन करते हैं। इसमें केवल नी और चेस्ट को नीचे टच कराते हैं। 7वां आसन भुजंग आसन करते हैं। भुजंग आसन करने के लिए हाथों और पैरों की पोजीशन चेंज किए बिना पैरों को पीछे की तरफ खोल देते हैं। बॉडी को बैकवर्ड बेंड करते हुए ऊपर की ओर देखते हैं। के बाद पुनः पर्वतासन करते हैं। हाथों और पैरों की पोजीशन चेंज नहीं होती है। के बाद अब बाएं पैर से अश्वसंचालन आसन करते हैं। पाद हस्तासन फिर से करते हैं। और वापस 12वें आसन नमस्कार आसन में आते हैं। वो सूर्य नमस्कार को कैसे करते हैं इसको समझाने के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप फॉलो कर सकते हैं। हमें शुरुआत कम से कम 1 आवृत्ति से करनी चाहिए, मतलब कि 2 सूर्य नमस्कार, जिसमें नीचे की तरफ जब झुकते हैं यानी कि फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो सांस छोड़ते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं क्योंकि सूर्य की कलाएं 12 होती हैं। साथ ही हर आसन में अलग अलग मंत्र होता है जिसको साथ में पढ़ना चाहिए। आज आप मेरे साथ 2 सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर सकते हैं और इसके बाद आप एक एक करके हर 2 दिन में बढ़ाते जाएं और कम से कम 6 आवृत्ति सूर्य नमस्कार रोज जरूर करें, यानी कि 12 सूर्य नमस्कार। हमारे शरीर के 2 भाग होते हैं, एक शाखा और एक कोष्ठ। शाखा का अर्थ होता है जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो शाखाएं होती हैं, जिसमें कि हमारे मेनली हाथ पैर ये आते हैं। और कोष्ठ व्यायाम यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए व्यायाम किए जाते हैं, योग किए जाते हैं, उन्हें कोष्ठ व्यायाम कहा जाता है। अब हम कोष्ठ के लिए योग करेंगे। सबसे पहला है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए आप दोनों पैरों को पीछे करते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए नाभि में लगाएंगे। आगे की तरफ झुकेंगे और फिर अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आगे की तरफ झुककर ऊपर देखते हुए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। मंडूक आसन विशेष रूप से अग्नि बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, जिन लोगों को पेट की दर्द की परेशानियां आती हैं, उनके लिए भी मंडूक आसन बहुत लाभदायक है। मंडूक आसन श्वास छोड़ते हुए किया जाता है। इसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन करने के लिए सीधे लेट जाएंगे। अपने एक पैर को पेट के ऊपर लाएंगे, उस पैर को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और अपने चिन को अपने नी पर यानी कि आपके घुटने पर टच कराएंगे। वापस पैर को छोड़ेंगे, सीधा करेंगे। आप दूसरे पैर से यही प्रक्रिया करेंगे। पैर को मोड़ेंगे, चिन नी पर लगाएंगे और छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों को 1 2 3 4 5 वापस लाएंगे पैरों को और छोड़ देंगे। ये तीनों स्टेप पवन मुक्तासन के 3 बार कम से कम हमें करने हैं। पवन मुक्तासन जितनी ज़्यादा देर तक आप कर पाएँ उतना अच्छा है। पवन मुक्तासन करने से जो भी गैस होती है, पेट में जो भी इनडाइजेशन होता है, भूख नहीं लगती है, उन सभी चीज़ों के लिए पवन मुक्तासन बहुत लाभदायक है। पवन मुक्तासन के बाद हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पाद आसन भी डायबिटिक पेशेंट के लिए और पेट से संबंधित परेशानियों के लिए बहुत अच्छा है। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ 45 डिग्री पर सीधे उठाएंगे, सीधे लेटे हुए, और ऊपर उठाने के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद हम बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ज़्यादातर लोग क्योंकि बैठने के काम ज़्यादा करते हैं, व्हीकल की सवारी यानी कि बहुत लंबी दूरी तक सवारी करके जाना, तो बैक में ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। स्पेशली महिलाओं को बैक और नेक से संबंधित प्रॉब्लम बहुत रहती हैं। तो बैक बेंडिंग एक्सरसाइज हमें अपने रेगुलर रूटीन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। सबसे पहला है भुजंग आसन, जिसके लिए दोनों हाथों को अपने चेस्ट की साइड में रखते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। 1 2 3 4 5। दूसरा आसन जो है शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को दोनों थाइस के नीचे रखते हैं और अपने सिर को और अपने पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाते हैं। जितने भी बैक बेंडिंग एक्सरसाइज है वो सभी सांस लेते हुए करते हैं।
दूसरा आसन जो है शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को दोनों थाइस के नीचे रखते हैं और अपने सिर को और अपने पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाते हैं। जितने भी बैक बेंडिंग एक्सरसाइज है वो सभी सांस लेते हुए करते हैं। अब मकरासन करेंगे। अपने दोनों एल्बोज को पास पास रखते हुए हाथों पर अपने सिर को रखेंगे और पैर को एक एक करके चलाएंगे। मकरासन भी जिनको कमर की दर्द, गर्दन के दर्द की परेशानी होती है उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। अब प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए आप सुखासन, भद्रासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन इनमें से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर और थंब होता है, तर्जनी और अंगूठा होता है, उन दोनों को आपस में जोड़कर और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी आकाश की तरफ, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ये करते हैं। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे, जिसके साथ में आप दाएं हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर यानी कि जो पहली उंगली होती है उससे जो है आप नाक को बंद करते हैं। के लिए आप बाईं तरफ से श्वास लेते हैं, रोकते हैं और दाईं तरफ से छोड़ते हैं। दाईं तरफ से लेते हैं, रोकते हैं और बाईं तरफ से छोड़ते हैं। इसे एक आवृत्ति कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 3 से 5 मिनट करना चाहिए। इसका जो रेशियो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है। इसका मतलब है कि जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो अगर 1 सेकेंड तक आप करते हैं तो श्वास रोकने की प्रक्रिया 2 सेकेंड तक करनी चाहिए और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया भी 1 सेकेंड तक, और फिर से 1 सेकेंड श्वास लेना, 2 सेकेंड रोकना और 1 सेकेंड छोड़ना। इस पूरे को हम 1 राउंड अनुलोम विलोम का कहते हैं और ऐसा कम से कम 8 से 10 राउंड करने चाहिए। योग शास्त्र में लिखा है कि जो श्वास प्रश्वास होता है वो मन का द्वार होता है, उसके द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अनुलोम विलोम के द्वारा हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो मजबूत बनाते हैं, साथ में अपने मन को भी कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सीधे बैठ जाएंगे। एक बार श्वास लेंगे और इसके बाद अपने पेट को अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ेंगे, लेंगे हुए श्वास लगातार छोड़ते रहना है। लगातार इस तरह से अपने पेट को अंदर बाहर करते रहना है। ये जो कपालभाति प्राणायाम होता है ये शोधन प्राणायाम होता है, इसलिए जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है बॉडी की वो बाहर निकल जाती है। इसलिए इसके दौरान आपको ऐसा हो सकता है कि डकार आ जाए। इसके कम से कम 3 राउंड करने चाहिए। एक बार के राउंड में शुरुआत में आप 20 बार ही श्वास छोड़ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 60 तक मैक्सिमम ले जाना चाहिए। 1 मिनट में आप 60 टाइम श्वास छोड़ते हैं, इसलिए इसे 3 मिनट किया जाता है। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अंगूठों से अपने दोनों कान को बंद करेंगे, तर्जनी से इंडेक्स फिंगर से आंखों को बंद करेंगे, मिडिल फिंगर से नाक को बंद करेंगे और इसके बाद रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से मुंह को बंद करेंगे। के बाद मिडिल फिंगर को खोलते हुए नाक से श्वास लेंगे। अब नाक को बंद करेंगे, मुंह को खोलते हुए भौरे की तरह आवाज निकालेंगे और श्वास छोड़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जितने भी कंठ के रोग होते हैं, जिन लोगों को हमेशा गले में कफ फंसा रहता है या सर्दी बनी रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। जिन्हें घुर्राटे आते हैं या लंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। के बाद हम ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए, अपने मन को शांत रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए
ध्यान करते हैं। ध्यान करते समय ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे कि आँखों के बीच में ध्यान लगाना चाहिए या किसी विशेष चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान करने का अर्थ ये है कि आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। 2 से 3 मिनट कम से कम ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम ओमकार करेंगे, 3 बार ओमकार करेंगे। इसके लिए श्वास लेंगे और साथ में ओमकार करने के बाद सीधे लेट जाएंगे और शवासन करेंगे। इसका अर्थ है कि रिलैक्स करेंगे बॉडी को। रिलैक्स करने के लिए जब आप लेट जाते हैं तो एक एक करके अपने एक एक जॉइंट के बारे में सोचना है और उसे रिलैक्स करना है। अगर आप एक एक जॉइंट के बारे में सोचते हुए उसे रिलैक्स नहीं करते हैं तो कई बार सबकॉन्शियसली भी आपके हाथ या पकड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि आप ढीला नहीं छोड़ते हैं उन्हें। उठने के बाद हाथों को मलते हुए आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये एक कंप्लीट योगा रूटीन है जो आप पर डे रोज फॉलो कर सकते हैं। इसलिए आज से ही योग की शुरुआत करें। अपने मन और शरीर को स्वस्थ बनाएं, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।